बाद जो नीली पोटरी जयपुर यानी जो नीले प्रकार के जो बर्तन हैं जो कोबाल्ट नीला में डाई किया जाता था, वो हमें जो बर्तन आर्ट मिलेंगे यहाँ, जो कि इनका आगमन तुर्की से हुआ था भारत में, फिर चीन में भी इसका प्रसार हुआ। और यहाँ देखने को मिलता है कि ये जो नीले रंग के बर्तन में बहुत महीन चित्रकारी की जाती है, जो काफ़ी आकर्षक लगती है। इसके विदेशों में भी काफ़ी डिमांड है। उसके बाद बहुत चर्चित है राजस्थान का, जैसे जीआई टैग प्राप्त हुआ मकराना संगमरमर। आज पूरे विश्व में ताजमहल अजूबा है, विक्टोरिया में महल जो कलकत्ता का है, जयपुर पैलेस है, तो इन सबों के पीछे कारण एक है कि वहाँ की जो मकराना का जो संगमरमर है, जो कि बहुत दिनों तक सफ़ेद रहता है। अभी प्रदूषण के कारण गंदा हो जाता है, लेकिन उसमें जो कैल्साइट खनिज होता है वो काफ़ी घनत्व वाला होता है, बदरंग नहीं होता है वो। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये विश्व में भी अभी इसे कई नए रूप देकर जो है डायरेक्ट निर्यात किया जाता है। तो कैम्ब्रियन काल में जो है रूपांतरित चट्टान से जो है ये देखने को मिलता है हमें, इसका ज्योग्राफी की इसका डेवलपमेंट हुआ। और मकराना जो क्षेत्र है, नागौर जिला जो कि राजस्थान का, यहाँ काफ़ी मजदूर भारत से भी जाते हैं वहाँ काम करने, क्योंकि मकराना संगमरमर पूरे भारत के साथ साथ विश्व को भी जो है इसका सप्लाई करता है। इसके बाद बीकानेरी भुजिया है। अब ये जो जयपुर से 300 किलोमीटर दूर जो बीकानेर है, तो यहाँ जो राजा थे यहाँ राव बीका 1488 में, उन्होंने इस भुजिया का जो है उसमें हमें चर्चा मिलती है इतिहास में। 2010 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ और 1877 में महाराजा डूंगर सिंह ने इसे लोक कला के रूप में जो है वितरित किया, यानी इस भुजिया को दुकानों के माध्यम से भी बिकवाया। क्योंकि पहले राजा ऐसे होते थे कि वो दुकान ये सब संरक्षण नहीं होता था, दुकान आप नहीं खोल सकते थे, महल के अंदर ही ये सब बना सकते थे। लेकिन उन्होंने 1870 में जब ब्रिटिश आए तो राजा डूंगर ने इसे बाहर भी भेजा। और इसमें जो है बेसन, उसके बाद चना दाल, इसका काफ़ी यूज होता है, मसाला का यूज होता है, ख़ास वहाँ की जो नदी की पानी है उसको यूज किया जाता है। अब आप देखिएगा कि हल्दीराम जो कि चूँकि उसको जीआई टैग नहीं है, तो पेटेंट ही है उसका अपना, चूँकि वो पर्सनल व्यक्ति का है। वो 1931 के में गंगा अग्रवाल जो बीकानेर से ही ये शुरू हुआ, उन्होंने जो है इसे शुरू किया था। बीकानेरी भुजिया का ही पार्ट ही है, क्योंकि बीकानेरी भुजिया वो पूरे समुदाय उसको बना रहे हैं, वो पूरे क्षेत्र में सबों को उसका अधिकार प्राप्त है। लेकिन हल्दीराम के नाम से वो हल्दीराम ही बेच सकता है, जो कि उसका शोरूम भी आज हमको देखने को मिलेगा। पूरे विश्व में इसका 10,000 करोड़ का जो है राजस्व है। भारत में सिर्फ पूरे विश्व में इसके करीब करीब 400 से भी अधिक उत्पाद है। 80 देशों में इसका जो है शोरूम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 1941 से ही जो है ये निर्यात होने लगा था। और अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि अमेरिका ने जो है 2015 में उसको, चूँकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा होती है, अब वहाँ भी बहुत सारे, अब ग्लोबलाइज कल्चर में आप देखिएगा फ्रेंच फ्राई हैं, इस प्रकार के आपको मिलेंगे। जो मकई होते हैं जो 10 रुपया के होते हैं, वो मॉल में जाते हैं तो 500 में बिकते हैं। तो उसको प्रतिस्पर्धा होती है इन सब चीज़ों से। चूँकि हल्दीराम के जो उत्पाद हैं वो सस्ते हैं, ऐसे में अमेरिका सरकार ने इसे स्वास्थ्य मानकों के आधार पर जो है इसके निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था इसके उत्पाद पर। तो बीकानेरी भुजिया जो है वो काफ़ी चर्चित है, जीआई टैग प्राप्त है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो चंदेरी सिल्क, जिसकी चर्चा हमने की पहले, उसके बाद जो है यहाँ का रतलामी सेव यानी वो भुजिया वाला सेव, तो इसे रतलाम जो है मध्य प्रदेश के जो कारोबारी हैं उसे वो बेचते हैं, उनमें जीआई टैग है। थोड़ा सा मोटा टाइप प्रकार का होता है, पतला नहीं होता ये, और काफ़ी जो है स्वादिष्ट होता है खाने में। उसके बाद पूरे अगर जीआई टैग में देखें तो कोई भी मुर्गा को, यानी मांस उत्पाद में सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, यानी अगर बना हुआ व्यंजन है तो वो हैदराबादी हलीम,
जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और ऐसे जो पूरे रूप में है तो वो मुर्गा होता है कड़कनाथ, जो पूरे विश्व में फेमस है, वो कहीं नहीं होता है। वो ऐसा मुर्गा है जिसका पूरा रंग काला होता है, आँख काला होता है, अंडा काला होता है वो मुर्गी का, और खून भी काला होता है। और ये जो जनजातीय क्षेत्र है झाबुआ में, वहाँ पर जो है इसे देखने को मिलता है। इसमें उच्च प्रोटीन होता है और बहुत कम वसा होती है। 2018 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। मेलेनिन बहुत होता है, इसके चलते काला दिखता है। और अगर आप इससे गलती से इसकी हड्डी को अगर ज़ोर से चबाएं तो आपके दांत भी टूट सकते हैं, काफ़ी मजबूत है। ये लुप्त प्राय भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डायबिटीज़ के लिए इससे बहुत अच्छी दवा मानते हैं। और इससे जो है अभी अधिकार प्राप्त करके जो है काफ़ी इससे शोध करके और भी इसके प्रसंस्करण बनाए जा रहे हैं। और ये लुप्त प्राय है, क्योंकि इसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जीआई टैग मिलने के बाद ही ये काफ़ी चर्चित रहा। 1500 रुपया 1 केजी का ये आता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा है। और 70 रुपया से 100 रुपया तक इसके अंडे का दाम है। तो 18 दिन में इसके चूजे जो है तैयार हो जाते हैं। इसके 3 ब्रीड हैं। तो काली मासी जो है इसका वहाँ का स्थानीय नाम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कड़कनाथ। अब इंदौर का जो चमड़ा खिलौना है, ये खाल को नरम करके बनाया जाता है। और उज्जैन में भी इसका केंद्र है, लेकिन इंदौर उसे मूल स्थान माना गया है। इसमें हाथी घोड़े के खिलौने अधिकतर बनाए जाते हैं। इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके बाद कर्नाटक हम लोग आते हैं। तो कर्नाटक में हम लोग देखेंगे कि जो ब्यादगी चिल्ली, जो ब्यागी चिल्ली जिसे कहा गया, या ब्यादगी चिल्ली पाउडर, जो लाल मिर्चा पाउडर है, जो ब्यादगी शहर है वहाँ के कर्नाटक में, और हावेरी जिले के अंतर्गत जो है ये कम तीखा वाला लाल मिर्चा है। इसे 2011 में जीआई टैग मिला। देखिए कि कर्नाटक में ही जो उडुपी रेस्टोरेंट आपको बहुत मिलेगा, जो कि वहाँ मूल है, इस पाउडर का काफ़ी प्रचलन मिलता है। और इसके जो तेल होते हैं, जो ओलेरोसिन तेल है, इससे नेल पॉलिश और लिपस्टिक भी बनाए जाते हैं। ये काफ़ी चर्चित है जीआई टैग। उसके बाद कर्नाटक का ही मैसूरी अगरबत्ती है, जिसे 2005 में टैग मिला। और ये मैसूर, शिमोगा, इन सब क्षेत्रों में चंदन और यहाँ के जो देसी उत्पाद है उसको एक जटिल प्रकार से बड़ी तैयार करते हैं वहाँ के गांव के लोग, और इसको बनाते हैं। इसके साबुन भी आपको बहुत मिलेंगे। जो मैसूरी सोप है, महंगे भी होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि जैविक उत्पाद है। बाज़ार में बहुत सारी ऐसी रासायनिक अगरबत्ती हैं, साबुन है, जो हानिकारक है, लेकिन ये जैविक है। उसके बाद जो किन्नल खिलौना, जो कर्नाटक का प्रमुख जीआई टैग से प्राप्त हुआ, ये कोप्पल जिला के किन्नल शहर में बनाया जाता है। और इमली का भी इसमें प्रयोग किया जाता है इस खिलौने में, और जूट, इन दोनों को जो है मिलाकर इसके ऊपर गोंद लगाया जाता है। और भगवान की, फिर घोड़े, हाथी, ये सब बनाए जाते हैं। उसके बाद जो काफ़ी चर्चित व्यंजन है, जो कि हमारे हर तरफ भारत में मिलता है, मैसूर पाक, जो कि ठेला पर भी मिलता है, मीठा व्यंजन है। तो ये बेसन, घी, मेवा, इन सबों को मिला के जो है मसूर दाल के साथ बनाया जाता है। तो इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद कुर्ग नारंगी, जो कि यहाँ का कुर्ग जिला है और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो एक नारंगी होती है, जो कि छोटी किस्म की होती है, और काफ़ी विदेशों में भी इसकी मांग है। उसके बाद बीदरी वेयर, बीदर जो यहाँ का जिला है, वहाँ पर जो 14वीं शताब्दी में बहमनी वंश था, वहाँ चांदी, जस्ता और तांबा को मिलाकर जो है आर्ट बनाए जाते थे। फारसी कला से इसका संबंध था। और इसमें कहानी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसको लाए थे, और
काली मिट्टी भी इसमें मिलाया जाता था आरंभ में, जो कि अर्क होता था, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती इसके अर्क से जो है बहुत लोगों का इलाज भी करते थे। आज भी मज़ार में अगर आप जाइएगा तो उसका अर्क जो है उसका बहुत महत्व होता है, भारत के किसी भी भाग में जाए तो काली मिट्टी का जो अर्क होता था बिदरी वेयर में, वो काफ़ी जो है परंपरागत उसका उपयोग है। आज के दिनों में तो वो धातु के बनाए जाते हैं। तो बिदरी वेयर को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसके बाद मैसूर सिल्क है, जो रेशम है, जो काफ़ी चर्चित है, यहाँ भी मिल जाता है और भारत में इसका सालाना उत्पादन 14,000 मिलियन टन है, जो कि शहतूत रेशम में होता है। और जो 70% शहतूत का जो सिल्क है वो मैसूर सिल्क से ही आता है भारत में, यानी टोटल 100 में 70% योगदान मैसूर सिल्क का है। तो टीपू सुल्तान के काल में जो है इसका काफ़ी जो है इसमें हमें चर्चा मिलती है। पेरिस में भी और फ्रांस में भी इसका काफ़ी जो है देखिएगा डिमांड हमको मिलता है। उसके बाद जो है बेंगलोर का गुलाबी प्याज, जिसे गुलाब प्याज कहते हैं, चूँकि प्याज जो है वो अरबी मूल है, तो मुग़ल काल में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ और 2015 में से जीआई टैग मिला। तो वो जो चिक्काबल्लापुर है, जो कि कोलार जिला कर्नाटक का, वहाँ ये काफ़ी मिलता है। और जो चिक्कात है वो लोकल वहाँ का कृषक नेता था, जो कि कर्नवालिस के समय उसे संघर्ष मिलते हैं हमें चर्चा इतिहास में, उसी के नाम से वो चिक्काबल्लापुर है। और जैविक रूप से ये हल्का लाल होता है। इसका मध्य एशियाई देशों में काफ़ी निर्यात होता है। इसका करीब 2000 करोड़ का सालाना बाजार है इसका। उसके बाद जो बंगलोर का नीला अंगूर है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे शराब और जूस बनाई जाती है। ये भी चिक्काबल्लापुर में काफ़ी होता है, कोलार में। और ये फोर्टिफाइड वाइन इसको कहते हैं। ये काफ़ी जो है सर्टिफाई किया हुआ है विश्व स्तर पर भी कि बढ़िया वाइन है ये, और जैविक रूप से बहुत बढ़िया होता है। काफ़ी ब्लू दिखता है, नीला आकर्षक दिखता है ये। इसे भी जीआई टैग हाल में ही प्राप्त हुआ है। फिर केरल में अगर हम देखें तो केरल के जो आरनमुल जो गांव है, वहाँ से आरनमुल दर्पण, तो आरनमुल दर्पण यानी जो आईना है, ये भी खास प्रकार का जीआई टैग है, जो कि एकमात्र है जिसमें कि छोटा सा धातु का आईना होता है और उसमें तांबा, टीन और अष्ट धातु का यूज होता है। तो तिरुनवेली जिला में इसका जो है काफ़ी उपयोग मिला है। पार्थसारथी मंदिर कला में भी ये देखने को मिलता है कैसे बनाया जाता है। ब्रिटेन की रानी भी इसका उपयोग काफ़ी करती है, ये चर्चा में आया था। तो आरनमुल जो दर्पण है वो इसको खास है केरल का, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब आरंभ में जब आईना या शीशा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कैसे देखते होंगे आईना, या तो पानी में, और नहीं तो ऐसे भी धातु थे जो इनको बहुत रगड़ कर चमकीला बनाया जाता था। तो वो इस प्रकार के जो है आरनमुल दर्पण में ये दिखने को मिलता है। उसके बाद जो है तिरूर का पान पत्ती है, जो केरल का महत्वपूर्ण है, इसे जीआई टैग मिला। इसमें सुपारी, पान, इनका जो है उपयोग दवा के रूप में किया जाता था। हालांकि ये अभी जो है शौक के रूप में लोग करते हैं, तो इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, क्योंकि पर्यटन के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद पलकाट का जो है मटका चावल, वो केरल में काफ़ी चर्चित है, जो कि यहाँ के जंगली चावल है, जिसको ब्राउन राइस कहते हैं, जो कि परंपरागत ढेकी के माध्यम से बनाया जाता है। अभी भी इसका काफ़ी डिमांड है। तो ये खास जो काली मृदा में उपजाया जाता है। शाही प्रसादम के रूप में भी इसका यूज होता था, और चोल वंश के रूप में भी इसे जो धान के खेत थे उनको पोंद थलपदम कहते थे, जो ऐसे मटका चावल को प्रमोट किया जाता था चोल वंश के शासकों द्वारा भी। और अधिक पानी में इसे लगाया जाता था, तो पानी जो है चावल काफ़ी एब्जॉर्ब करता था, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। फाइबर बहुत इसमें होता है और फैट कम होता है इसमें। यानी 1 कप मटका चावल में 84 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 1 ग्राम कैल्शियम होता है और विटामिन होता है। अब आसानी से आप अगर
ई कॉमर्स बाज़ार में जाइएगा तो नेट में आपको अमेजन में इसको टैग किया हुआ मिलेगा और इसको आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। उसके बाद जो है बलरामपुरम साड़ी है जो खास हैंडलूम का है, गोल्ड जरी का इसमें काम किया जाता था, कसावू जिसे कहते थे, और शादी में ये ब्याह में काफ़ी पहना जाता है। सूती का काफ़ी हल्का होता है और खासकर विलासी के रूप में इसमें सोने का सूत चढ़ाते थे। इसकी धोती भी काफ़ी महंगी होती है। इसके बाद तमिलनाडु का तंजौर पेंटिंग है जो कि 16वीं-17वीं शताब्दी में इसको विजयनगर साम्राज्य द्वारा काफ़ी इसको प्रश्रय दिया गया। कृष्ण और रुक्मणी के फ़ोटो में भी इसको, क्योंकि हर जगह राधा कृष्ण का फ़ोटो दिखाया जाता है लेकिन कृष्ण रुक्मणी का इसमें बनाया गया और ताड़पत्र पर भी बनाए गए। और 1565 में जब तालीकोटा की लड़ाई हुई तो अब देखिएगा कि विजयनगर का पतन हो गया। तो फिर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर ये सब आए, लेकिन फिर भी उन्होंने भी लोक कला के रूप में इसे प्रश्रय दिया। उसके बाद जो है यहाँ की जो ग्लास जो पोट्री है जो कि कांच में जो बनाई जाती थी वो इसमें बहुत है, बहुत प्रमुख योगदान है। जो कि क्रीच म्यूजियम जिसे कहते हैं, जो कि तमिलनाडु का बहुत खास पेंटिंग है, ग्लास पेंटिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद कांचीपुरम सिल्क है जो कि 2005 में ही जीआई टैग जिसे मिला और मुगल काल के शासन में इसे काफ़ी प्रश्रय मिला। और चोल वंश से भी इसकी चर्चा हमें इतिहास में मिलती है। इसमें भी कांचीपुर सिल्क की साड़ी में काफ़ी चौड़ी पट्टी होती है। उसके बाद जो एक खास वेट ग्राइंडर है, जैसे जो पुरानी ओखली होती थी तो कोयम्बटूर का जो वेट ग्राइंडर है तो इसमें मसाला पीसा जाता था। अब पहले आप देखिएगा कि वो ब्लेड ग्राइंडर नहीं होता था, पत्थर में ही उसे पीसा जाता था। क्योंकि साउथ में इडली डोसा का प्रचलन काफ़ी है, तो ऐसे में भारत के बहुत ऐसे क्षेत्र है जैसे हमारा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, वहाँ आपको सिल लोढ़ा जो मिलेगा स्पेशल पत्थर, वाइट पत्थर का मसाला पीसने का, वो उसका मसाला काफ़ी मोटा होता, अच्छा होता है, उसकी भी डिमांड है क्योंकि उसे जीआई टैग नहीं है। तो उसी तरह का ये कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर है। क्योंकि अब यहाँ देखने की बात है कि यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ के स्थानीय अधिकारी इसका अगर प्रयास करें, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से ही इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। जब तक उसको आगे आप नहीं ले जाएं तो उसे संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप देखिएगा कि नागरकोल का जो मंदिर आभूषण है जो कि मीनाक्षी मंदिर में आप देखिएगा कि जो दक्षिण भारत मंदिर है उसकी बहुत सार्वभौमिक भूमिका है। सिर्फ वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं, वहाँ सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, इससे इतर जो है बहुत काम वहाँ होते हैं। आप देखिएगा कि वहाँ जो कीमती रत्न पत्थर इन सब चीज़ों से जो है वो उसके आभूषण बनाए जाते थे, जो 9वीं शताब्दी में चोल वंश के समय देखने को मिलता है। और जो मंदिर की नर्तकियाँ थीं, देवदासियाँ थीं, वो इसका काफ़ी प्रयोग करती थी। तो मीनाक्षी जो मंदिर है वो मछली की आकृति का है, इसीलिए वो मीनाक्षी मंदिर है। तो उसी प्रकार की नर्तकियों को शामिल किया जाता था और उनके आभूषण बनाए। तो यहाँ की जो अम्मा मंदिर है वहाँ ये हमें देखने को काफ़ी मिलता है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। तो एक शैव मंदिर है। इसके बाद उड़ीसा का आप आ जाइए तो पिपली आर्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे जुड़ी चित्रकला है, बांस के उत्पाद हैं। फिर आपको कंदमाल की हल्दी जिसका मैंने चर्चा की, फिर गोपालपुर वस्त्र है। उसके बाद गंजाम का जो केवड़ा फूल है जो काफ़ी उससे सेंटेड फूल होता है। उसके बाद पट्ट चित्र है, फिर ब्रह्मपुर का पट्टा है। तो उड़ीसा के अंतर्गत ये सब आते हैं। फिर नागालैंड में अगर देखा जाए तो नागा मिर्चा जिसे भूत जोलकिया कहते हैं, जो माना जाता है कि विश्व में सबसे तीखा मिर्चा है। उसके बाद नागा टमाटर जो हरा होता है, छोटा कच्चा टाइप का होता है। उसके बाद नागा शॉल, इसे भी नागालैंड में प्राप्त है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में अगर हम आए तो देखें वहाँ का जो तिरुपति का लड्डू है जो तिरुमाला मंदिर में यूज होता है, जहाँ वैष्णो मंदिर है, वहाँ पर देखा गया है कि 10वीं शताब्दी से ही पल्लव काल में जो बालाजी मंदिर पर ये तिरुपति लड्डू इसे भी काफ़ी बेचा जाता है।
तो उसी क्षेत्र के लोग ही नहीं, वो मंदिर ही को इसका संरक्षक बनाया गया है। उसी के माध्यम से जो है उसे लोक कला में उनको अधिकार दिए जाते हैं और वो उसको फिर उत्पाद को बनाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, जैसे मैंने बात की कि आरंभ में कि एकमात्र जो मांस उत्पाद है, जैसे तेलंगाना का जो राजधानी अभी वर्तमान में हैदराबाद, तो हैदराबादी हलीम जो 2010 में जिसे प्राप्त हुआ, वो जो है मांस दाल की खिचड़ी जैसा, जिसमें कि मीट के जो है रूप होते हैं, वो खिचड़ी टाइप का उसमें मिला होता है, दाल गोश्त जिसे आप कह सकते हैं। तो ये रमज़ान में जो है वर्तमान में जैसे रमज़ान चल रहा है, तो उसमें जो सहरी और फिर अफ्तारी के समय सूप के रूप में यूज होता है। जो वहाँ के निज़ाम थे महबूब अली ख़ान, उनके समय जो है ये काफ़ी प्रश्रय को दिया गया और जो लोक उत्पाद के रूप में देखा गया कि जो वहाँ फेमस मदीना होटल है या मदीना बिल्डिंग, जो उस समय नवाब की थी, लेकिन 1956 में वक्फ जो संपत्ति, जो सामुदायिक संपत्ति होती है मुसलमानों के बीच, उसे दे दिया गया। तो ये हलीम पहली बार वहाँ बना था, तो इसे भी अभी जीआई टैग मिल गया है, क्योंकि ये काफ़ी भारत में काफ़ी लोकप्रिय है, विश्व में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसके बाद जो उत्तराखंड का जो तेजपत्ता है वो काफ़ी चर्चित है। बासमती चावल के लिए भी काफ़ी युद्ध हुआ था 7 राज्यों के बीच कोर्ट में, तो उसमें देखा गया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इनको भी एक साथ जो है उसके जीआई टैग दे दिए गए। तो ये जो है उसे उपजाते हैं, क्योंकि विश्व में इसकी बहुत मांग है, विशेषकर मध्य एशियाई देशों में। उसके बाद जो गुजरात का जो पेठापुर का ब्लॉक आर्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर उत्तरा सदा पापड़ जो है वो काफ़ी जीआई टैग के लिए चर्चित है। सूरत का जो है वो मंजा कला कपड़ा का उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर भलिए गेहूँ जो खंबात में होता है उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो गिर का, जो गिरनार जिला का जो केसर आम है, जिसे जूनागढ़ के नवाब ने 1931 में काफ़ी उसकी बागवानी करवाई थी, तो वो काफ़ी फेमस है, उसे भी जीआई टैग प्राप्त है। फिर कच्छ का शॉल है। उसके बाद कच्छ की एम्ब्रॉयडरी है, जो इसमें ईरानी कला मिलती है। पटोला साड़ी है, जो कि रेशम पर बनाई जाने वाली, पाटन के क्षेत्र में ये साड़ी बनाई थी, इसलिए पटोला साड़ी कही जाती है। इसे जो है वहाँ की जो सलवी जाति है स्थानीय, वो बनाते हैं अधिक। चालुक्य वंश जो 12वीं सेंचुरी में एडी में ये देखने को इतिहास में मिलता है। उसके बाद संखेड़ा फर्नीचर, तो बड़ोदरा के आसपास जो टीक जैसी लकड़ी होती है उस पर डिजाइन के साथ ये बनाई जाती है। उसके बाद सूरत जरी है, जैसा मैंने तभी चर्चा की, जरदोजी जो मूल रूप से यूपी का है, क्योंकि जब हज करने वो जाते थे तो वो सूरत में आके रुकते थे मक्का जाने के क्रम में, तो इस संदर्भ में वो सूरत जरी जो है वो जरदोजी से सीखा गया हैंडीक्राफ्ट था, और वो इतना चर्चित हो गया कि बाद के दिनों में गुजरात का जरदोजी वो विश्व में फेमस हो गया। तो चूँकि उससे मार्केटिंग बहुत अच्छा हुआ, देखा गया कि गुजरात के लोग जो है वो बहुत पूंजीवादी प्रवृत्ति के होते हैं, तो काफ़ी उससे मार्केटिंग प्राप्त हुआ। उसके बाद अभी तो देखने को मिलता है जो कि इसका नकली उत्पाद है, क्योंकि प्लास्टिक की जरी बनाकर, जूट की बनाकर वो ठग के बेचते भी हैं। उसके बाद जो है आपको तंगालिया शॉल, वो जो कि वहाँ की खास जो जाति है दंगसिया, एससी जाति, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दंगसिया जाति के लोग बनाते हैं। वहाँ का जो सुरेंद्रनगर जिला है काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए, जिसे जीआई टैग प्राप्त है। तो अब इस प्रकार हम पाते हैं कि अगर इस प्रकार के आधारभूत संरचना, मैकेनिज्म, वैधानिकता तैयार की जाए और इसका मार्केट उपलब्ध कराया जाए, तो भारत के अंदर ही ये सारी चीज़ें खप सकती हैं। तो इससे जो आज जो हम नारा दे रहे हैं सरकार, मोदी सरकार के द्वारा कि लोकल टू वोकल, तो ये आगे जाके अगर इस प्रकार के चीन उत्पादों को हम विशेष रूप से बारीकी तरीके से अध्ययन करें और उसे सामने लाएं,
तो इस प्रकार से यह एक संगठित अर्थव्यवस्था का भाग हो सकता है। तो ऐसे में हम लोकल टू वोकल तो होंगे ही, और इस लोकल से ग्लोबल भी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम दूसरे देश को भी इसका बड़ी मात्रा में निर्यात कर सकेंगे। हमारे पास जो है खनन, बहुत से उत्पाद हैं, बहुत से आभूषण हैं जो कि आप देखिएगा रत्न से जुड़े हैं, सिले सिलाए वस्त्र हैं। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हम निर्यात करते हैं आज भी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को अगर एक मंच पे, एक मार्ट पे खड़ा कर दिया जाए तो ये बहुत, भारत जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ जाएगा और आत्मनिर्भर के साथ साथ जो है बहुत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आ सकता है।